हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और यकीन मानिए कि आज की क्लास में जो डेटा है आपके एग्जाम के लिए सफिशिएंट होगा और इस क्लास से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए ज़रूर मिलेंगे। क्लास को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं क्या कुछ खास होने वाला है हमारे इस क्लास में। अच्छा, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उसकी एग्ज़ाम डेट आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार हमें एग्ज़ाम डेट नहीं पता होती है, लेकिन हमें ये ज़रूर पता होता है कि लमसम में कब तक एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप अपने जहाँ पे भी आपकी दृष्टि, आपके जहाँ पे भी आप ज़्यादा समय बिताते हैं और वहाँ पे आपकी दृष्टि मतलब जहाँ आप बैठ के पढ़ते हैं वहाँ पर आपकी दृष्टि बार बार जहाँ जाती है वहाँ पे अपनी वो डेट और वो टाइम अपना आज से शुरू कर दीजिए और एक एक दिन करके अपने टारगेट को पूरा करने के लिए, उसे अचीव करने के लिए लगा दीजिए। क्योंकि देखो, जिस रेस में आप चल रहे हो उस रेस में कोई 2-4 हज़ार 10,000 लोग नहीं, 20,000 नहीं, 1 लाख नहीं, कई लाख व्यक्ति इसमें चल रहे हैं। तो आपको उन लाखों की भीड़ में अलग निकलना है, तो इसके लिए आपको उन लाखों की भीड़ में अलग ही मेहनत करनी है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। चलिए, पहला सवाल हमने यहाँ पे लिया है, इंपोर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क कर लेंगे इस पे भी, कि हाल ही में लोकसभा में पेश 129 में संविधान संशोधन का संबंध किसको या किससे है। अभी हाल फिलहाल में लोकसभा में एक संविधान संशोधन करके जो है एक बिल पेश किया है संविधान सभा में, लोकसभा में। तो संविधान संशोधन करने के लिए यहाँ पे संविधान में संशोधन करने के लिए एक बिल पेश किया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि संविधान में जब संशोधन करना होता है तो कोई साधारण विधेयक या बिल नहीं होता है, इसे विशेष विधेयक की श्रेणी में रखा जाता है। इसलिए इसका संबंध किससे होगा, आप ये 129 नंबर का है, ये SC और ST आरक्षण में वृद्धि करने की बात कर रहा है, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको आरक्षण देने की बात कर रहा है, या महिला आरक्षण की बात कर रहा है, या फिर एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक है। अभी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा था वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा में चल रहा था, रामनाथ कोविंद जी की एक सिफारिश कमेटी बैठी थी उसको लेकर के भी, है ना। लेकिन अब यहाँ पे इस सवाल को लाने के लिए देखो, पहली बात तो यह है कि जो 129वां नंबर का संविधान संशोधन है, इसका संबंध है एक राष्ट्र और एक चुनाव से, यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन से। लेकिन इसको हम यहाँ पे पूरे तरीके से इस बेस पे समझेंगे। ठीक है, अभी जो मैंने बात करी है, एक यहाँ पे संविधान संशोधन है, एक बिल लाया गया है 120 नंबर का, एक बिल लेकर के आए हैं। और ये जो बिल है या विधेयक है, अगर इसकी बात करें तो ये जो विधेयक है ये है 129, और ये क्या है भाई, ये संविधान संशोधन कर रहे हैं हम संविधान में। ठीक है, संविधान संशोधन है 129 नंबर का। ठीक है, अब ये भाई है क्या चीज़, सबसे पहली बात करें तो इसका जो संबंध है, इसका अगर मैं बात करूं कि ये इसका संबंध किस बात से है, अगर इसके संबंध की बात करी जाए तो ये है वन नेशन। बात क्या करता है ये, वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करता है। ठीक है, वन इलेक्शन यानी कि एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करता है, ये बात कर रहा है जी, एक राष्ट्र। ठीक है, एक राष्ट्र और एक चुनाव की बात कर रहा है ये, जो हम इस टाइम पे संविधान संशोधन के लिए बिल लेकर के आए हैं। ठीक है, बात तो ठीक है कि भाई एक राष्ट्र में एक बार चुनाव हो जाए। तो अब इसने बात क्या करी है, देखो इसने बात ये करी है, यहाँ पे ये बिल आया और बिल आता है आपका ये किसमें, लोकसभा में ये बिल आता है। अगर इस बिल की बात करें तो भाई ये बिल आता कहाँ पे है, तो ये बिल लाया जाता है सबसे पहली बार लोकसभा में, इस बिल को लाया गया। और लोकसभा में जब लाया गया तो लोकसभा में इस बिल को जो है लेकर के क्या बोलते हैं, लोकसभा में लाया गया और इस बिल में 269 वोट ऐसे हुए, 269 वोटों ने ये कहा कि भाई इस बिल को पारित कर दिया जाए, इसको बोला हाँ जी ये बिल लाया जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं यहाँ पे 198, इसी लोकसभा की बात करें तो यहीं पे 198 ऐसे वोट थे कि इस बिल को आगे प्रोसेस नहीं करा जाए, यानी कि इस बिल को ना लाया जाए। इसको नो बोलने वाले भी लोग थे, लेकिन देखो कि यहाँ पे हाँ बोलने वाले, यस बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, नो बोलने वाले लोगों की संख्या कम है, इसीलिए इस बिल को भाई आगे प्रोसेस के लिए भेजा जाएगा, मतलब इस पे आगे प्रोसेस करी जाएगी। अब ये इंपॉर्टेंट क्या मैडम, ऐसा तो हर जगह होता है, ठीक है ऐसा हर जगह होता है, लेकिन
अब इसमें इम्पोर्टेंट ये बात है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि ये जो हाँ और ना कहलवाया गया है, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पहली बार हाँ ना कहलवाया गया है। तो ये जो यस नो है, ये भाई यहाँ पे जो है इसमें हाँ और ना में पहली बार जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि जो ईवीएम है, इस ईवीएम का प्रयोग करा गया है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉनिक वोट, ईवीएम का नहीं कहेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोट डलवाए गए हैं इस तरीके से, मशीन नहीं कहेंगे, क्योंकि देखो मशीन का प्रयोग नहीं करा गया, बाकी सबसे ऑनलाइन मांगा है। तो ये कैसे है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवाई गई यहाँ पे, ठीक है। पहली बार हुई है ये वोटिंग, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई है, और ये पहली बार वोटिंग हुई है, मशीन नहीं इस्तेमाल की गई है, ठीक है। ये पहली बार इसमें जो है, पहली बार इस यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वोट का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि जी काम क्या होगा, जो यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। लोगों ने बोल दिया कि इतने लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये बिल लेकर के आ जाओ, इतने ने बोल दिया कि नहीं लेकर के आओ। तो भाई इसका अगर बात करें तो जी इसका काम क्या है, ये जो बिल लाए हैं इसकी विशेषता क्या है, काम क्या है, क्यों लेकर के आए हैं इस बिल को। तो एक आर्टिकल है, आप देखेंगे आर्टिकल है एक जो है आर्टिकल 82, ठीक है। आर्टिकल 82 की बात करें तो आर्टिकल 82 का एक ए, इसकी बात करें, इसे जोड़ने की बात करी जा रही है कि भाई ये एक आर्टिकल, नया आर्टिकल जोड़ो, और इस आर्टिकल को जोड़ने में इस आर्टिकल का संबंध किससे होगा कि जितने भी लोकसभा हैं या फिर जितनी भी विधानसभा हैं इनकी बात करें तो इनके चुनाव एक साथ करवाए जाएं, कि इन सभी के जो चुनाव हैं इनके चुनावों को एक साथ करवाया जाए, चुनावों को एक साथ करवाया जाए, ठीक है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं कि एक साथ चुनाव करवाए जाएं, ये भाई किस लिए इन्होंने बोला है कि एक साथ चुनाव करवाए जाएं। इनका ये मानना है कि भाई अगर एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे, इनका क्या मानना है कि अगर एक साथ चुनाव करवाए जाएंगे तो जो हर मतलब देखो कि हर मतलब हर साल में, 6 महीने में, साल में, हर 1.5 साल में आप देखते हैं कि हाँ ये कभी लोकसभा, कभी उस विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कभी उस विधानसभा का चुनाव हो रहा है, कभी इस लोकसभा की सीट का, कभी उस लोकसभा की सीट का, कभी उस लोकसभा की सीट का। तो क्या होता है कि यहाँ पे ज्यादातर समय क्या रहता, आचार संहिता लगी रहती है, बाकी काम नहीं हो पाते हैं। तो इनका ये कहना है कि भाई यहाँ पे इलेक्शन एक बार हो जाएगा और काम पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, काम पर जो है भाई ध्यान दिया जाएगा, काम पर ध्यान देने के लिए ही इन्होंने एक साथ इलेक्शन की बात करी है। तो ये बिल लोकसभा में कब आता है, अगर इस बिल की बात करें तो ये बिल जो है लोकसभा में कब आता है, ये विधेयक आता है लोकसभा में आपका 17 दिसंबर को। कब आया, ये 17 दिसंबर को जो है यहाँ पे लोकसभा में ये बिल आता है, 17 दिसंबर 2024 को, ठीक है। अब आगे देखना है कि भाई इस पे प्रोसेस होती है, क्या प्रोसेस होती है क्या नहीं। चलिए अब लोकसभा की बात करें तो यहाँ पे वन नेशन वन राष्ट्र को लेकर के वन नेशन वन इलेक्शन की बात करी जा रही है, ठीक है। लोकसभा में बिल भी जा चुका है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर बात करी जाए यहाँ पर तो एक कानून की बात करना है तो कानून मंत्री कौन है, अगर आपसे पूछें तो भाई कानून मंत्री कौन है। अगर कानून मंत्री की बात करें तो वर्तमान में कानून मंत्री कौन होंगे, ये होंगे अर्जुन मेघवाल। क्या नाम है इनका, नाम है अर्जुन मेघवाल। की बात करें तो ये हैं आपके अर्जुन मेघवाल, ठीक है। अब एक सवाल और आपके लिए बनेगा यहाँ पे कि यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, यहाँ पे वन नेशन और वन इलेक्शन की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है समिति किसने बनाई थी। अगर यहाँ पे वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करें तो ये जो समिति थी, ये समिति जो है, इस समिति का नाम क्या था, तो समिति का नाम क्या था भाई इसका, ये थी रामनाथ कोविंद समिति। ये आपको ध्यान में रखनी है, रामनाथ कोविंद समिति, ठीक है। रामनाथ कोविंद समिति, आपको ये समिति थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। दूसरी बात क्या आती है यहाँ पे, इसका फायदा मैंने आपको बताया। अगर आपसे पूछे भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसका फायदा क्या होगा, तो फायदा सीधी सी बात यह है कि चुनावी खर्चा जो है कम होगा और तेजी से काम होगा। एक बार सब में चुनाव हो जाएगा कि चुनाव पे जो प्रचार पे चुनावी जो खर्चा है, जो चुनावी खर्चा है, ये चुनावी खर्चा तो होगा कम, और जो काम है काम होगा तेजी से, काम में तेजी आएगी, ठीक है। इसलिए भाई यहाँ पे वन नेशन और वन इलेक्शन की बात करी जा रही है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट सवाल भी है। चलिए अच्छा, संविधान संशोधन किस आर्टिकल में होता है आप मुझे बताएंगे। अगला सवाल है हमारे यहाँ पे सवाल नंबर 2। ये कह रहा है कि हाल ही में कार्बन 14, ये देखो कार्बन 14 के सहयोग से दुनिया की पहली परमाणु हीरा बैटरी कहाँ पर
विकसित की गई है। तो ये दुनिया की पहली है जो परमाणु हीरा बैटरी है। इसको कहाँ डेवलप किया गया है? जापान में, ब्रिटेन में, यूएसए में या फिर चीन में। अगर यहाँ पे कार्बन 14 का यूज कर रहे हैं, पहली बात तो भाई अच्छी खबर है, क्योंकि देखो दुनिया में पहली बार ऐसी बैटरी बनाई जा रही है। तो ये दुनिया की भाई पहली बैटरी है जिसकी मैं बात कर रही हूँ, पहली बैटरी है। अच्छा, खास बात क्या है इस बात बैटरी की, क्या है इस बैटरी में एक इम्पोर्टेंट बात क्या है? तो भाई इस बैटरी की इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि ये परमाणु हीरा बैटरी है। कैसी है? ये दुनिया की पहली है जो कैसी है? परमाणु हीरा बैटरी होगी। ठीक है, अब परमाणु नहीं, ना ही तो हीरा है, परमाणु हीरा बैटरी है। तो भाई ये परमाणु हीरा बैटरी है कैसी? पहली बात तो इसका निर्माण कौन कर रहा है? अगर आपसे पूछेगा इसका निर्माण कौन कर रहा है, तो जो इसका निर्माण कर रहा है ब्रिटेन। ठीक है, कौन कर रहा है? ब्रिटेन। और ब्रिटेन में भी कहाँ पर हो रहा है? तो ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है एक, ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी है, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की, जो ब्रिस्टल में है यूनिवर्सिटी। कहाँ है? ये है आपकी ब्रिस्टल में है। ठीक है, तो ब्रिस्टल की यूनिवर्सिटी ब्रिटेन में जो है उसके द्वारा भाई इसका निर्माण करा गया है। अच्छा, तो ये जो बैटरी बनाएंगे, इस बैटरी बनाने में किसका यूज होगा? अगर कहें कि बैटरी बनाने में जो है यूज किसका करेंगे? बैटरी बनाने में जो भाई यूज होगा यहाँ पे कार्बन 14 जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनका यूज करेंगे। किसका? तो यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं ये कार्बन 14 जो है, कार्बन 14 रेडियो इलेक्ट्रीमेंट की बात करें तो ये भाई यहाँ पे जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो है यहाँ पे एलिमेंट का इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, अब भाई फायदा क्या होगा? हम जो बैटरी बना रहे हैं, इतना दिमाग की खपत कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस बैटरी का फायदा भाई ये होने वाला है कि इस बैटरी को जो है यहाँ पे एक बार मान लिया जाए, इस बैटरी को एक बार बना करके लगभग ये बैटरी जो है आपकी 500 साल तक, 500 वर्षों की बात करें, 500 वर्षों तक चलेगी लगभग ऐसे ही। क्यों? क्योंकि जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम कौन करता है? हीरा। हीरा जो है मतलब एक बार मान ले एनर्जी उसने अंदर ले ली तो बहुत देर तक वो, आपने देखा होगा, रोशनी देता रहता है। क्यों? क्योंकि जो हीरा होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है ना, कुछ इस प्रकार का, मानो उसको इस प्रकार का। अगर इधर से प्रकाश अंदर चला गया तो यहाँ टकराएगा, टकरा के वापस आ जाएगा, फिर इधर से इधर टकराएगा, इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब कंप्लीटली वो उसके अंदर ही रहेगा। बाहर निकलने की जैसी कोशिश करेगा उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। टोटल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। इस एनर्जी से, इस परमाणु एनर्जी से कार्बन 14 का यूज करेंगे और वहां पे भाई यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनका यूज करके बहुत लंबे समय तक इसको दोबारा 500 साल तक चलेगी, एक बार की बनी हुई, मतलब एक बार चार्ज, फिर इसको दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो हीरे के अंदर का भाई काम क्यों करेगा ये ऐसा? क्योंकि भाई जो हीरा है, हीरे के अंदर तेजी से, गति से जो है इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे, और जैसे इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होंगे वैसे ही यहाँ पे ऊर्जा बनेगी, और ऊर्जा बनेगी तो भाई ये बैटरी चार्ज होती रहेगी। ठीक है, किसने बनाई है? बैटरी बनाई है ब्रिस्टल, ब्रिटेन ने इसका आविष्कार करा है। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल आपका हो गया। आगे बात करते हैं, तो आप देखेंगे कुछ इस प्रकार की है ना, ये हो जाएगी। फर्स्ट है आपकी जो क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर पावर्ड जो है इस्तेमाल करेगी, और डायमंड बैटरी होगी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल आपका सवाल नंबर 3। सवाल कह रहा है कि हाल ही में व्यास सम्मान 2024 के लिए किसे चुना गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करना क्योंकि व्यास सम्मान की बात हो रही है। अब देखो 2024 का व्यास सम्मान है, इसके लिए यहाँ पे सूर्यवाला को चुना गया है, साजी एन करुण को, किरण मजूमदार शाह को, या फिर जसलीन कौर को। व्यास सम्मान की अगर बात करी जाए, यहाँ पे देखो आप लोगों से बात कर रहे हैं हम यहाँ पे व्यास सम्मान की। तो जो व्यास सम्मान है आपका 2024 वाला, ये 2024 वाला व्यास सम्मान, सबसे पहली बात तो भाई देता कौन है यहाँ पे, किसके द्वारा दिया जाता है? तो भाई ये किसके द्वारा दिया जाता है, कौन देता है? तो जो के फाउंडेशन है या के बिड़ला फाउंडेशन है, ये के बिड़ला फाउंडेशन भाई इसको देता है। ठीक है, के बिड़ला फाउंडेशन इस पुरस्कार को देता है। दूसरी बात, इस बार जो है भाई किस क्रम का दे रहा है ये, तो भाई किस क्रम नंबर का दिया जा रहा है? ये है 34 नंबर का, 34 क्रम का दिया जा रहा है। 34 नंबर का दिया किसे जा रहा है भाई? ये 34वां जो है व्यास सम्मान, ये किसको दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है सूर्यवाला को। कौन है? ये है आपके सूर्यवाला। ठीक है, सूर्यवाला को ये पुरस्कार दिया जा रहा है।
अच्छा, दिया क्यों जा रहा है, तो इनकी उपलब्धि की बात करें तो जी जो इनकी उपलब्धि है, अगर इसकी बात करी जाए तो जो इनकी उपलब्धि अचीवमेंट है, तो भाई इनकी एक बुक है जिसकी बात करें, कौन देश को वासी, है ना, इसके लिए दिया जा रहा है। किसके लिए, ये आपसे पूछेगा जरूर, कौन देश को वासी, इसके लिए भाई इन्हें ये पुरस्कार दिया जा रहा है। अब सूर्यवाला की बात करें तो सूर्यवाला कहाँ की हैं, अगर इनकी बात करें सूर्यवाला की, तो ये कहाँ की हैं, ये हैं वाराणसी की, ये हैं वाराणसी की, और वाराणसी भाई आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो यूपी वाले बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा खास हो जाता है। पूछेगा कि व्यास सम्मान किसे दिया गया है, आप कहोगे करंट अफेयर का सवाल है, वो कहेगा नहीं ये तो यूपी करंट अफेयर का है, क्योंकि इसमें इसको प्राप्त करता कौन है, यूपी की यहाँ पे सूर्यवाला, ठीक है। चलिए दूसरी बात यहाँ पे करते हैं कि ये तो 34वें क्रम का है, ठीक है। तो ये किसे दिया गया है, ये है आपकी यहाँ पे देखेंगे 34 नंबर व्यास सम्मान है 2024 का, ये है सूर्यवाला। अच्छा यहाँ पे एक बात बताइए मुझे, 33 नंबर का किसे दिया गया था, 33 नंबर का किसे दिया गया था, तो ये पुष्पा भारती को दिया गया था। किसको दिया गया था, पुष्पा भारती को। कई बार ना आपसे वो पीछे का भी पूछ लेता है, किसके लिए दिया गया था, पुष्पा भारती को दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था, यादें तेरी यादों के लिए, किसके लिए, यादें तेरी यादें, है ना, तेरी यादें, इनके लिए दिया गया था। अच्छा फर्स्ट नंबर का किसे दिया गया था, अगर आपसे पूछे कि भाई पहले नंबर का किसको दिया था, प्रथम, तो पहला व्यास सम्मान कब दिया था, 1991 में दिया गया था, और दिया किसे गया था, रामविलास शर्मा को दिया गया था, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। रामविलास शर्मा, जो यूपीपीसीएस वाले बच्चे हैं वो ध्यान देंगे, आपसे कैसे पूछेगा कि 2024 का व्यास सम्मान किसे दिया गया है, सूर्यवाला को, और पूछेगा स्टेटमेंट पहला था ये, दूसरा पूछेगा कि ये 34वें क्रम का था और जो यूपी की वाराणसी की रहने वाली है सूर्यवाला, इन्हें दिया गया। तीसरा पूछेगा कि पहला व्यास सम्मान 1992 में रामविलास शर्मा को दिया गया, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, कौन सा गलत है। तो आपको ना इस तरीके से सवाल पूछेगा तो भाई आप थोड़ा सा अवेयर रहेंगे, इनके सारे जितने भी मतलब आपको लगता है कि ये यूजफुल डेटा, सारे आपको इसके पॉइंट क्लियर होने चाहिए। चलिए अगला सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 है यहाँ पे, फोर्ब्स की दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की एक सूची आई है 2024 की, इस सूची में किस भारतीय महिला को शामिल करा गया है। तो अगर बात करें टॉप 100 में, टॉप 100 की बात करें तो भाई इसमें जो है कौन इंडियन वुमेन है जिन्हें इसमें शामिल करा गया है ना। देखो सबसे पहली बात तो भाई शक्तिशाली महिलाओं की बात करी जा रही है कि भाई कौन यहाँ पे शक्तिशाली महिलाएं हैं, ठीक है। अगर इन शक्तिशाली महिलाओं की बात करी जाए तो सबसे पहले तो भाई वर्ल्ड नंबर पर कौन है, पूरे विश्व में पहले नंबर पर कौन महिला आती है, कौन है सबसे शक्तिशाली पहले नंबर पर। अगर पूरे विश्व की अगर आपसे बात करी जाए तो पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली कौन है, तो यूरोपियन यूनियन की एक हेड है जिनका नाम है उर्सुला वॉन, ठीक है। अगर उर्सुला वॉन की बात करें तो भाई पहले नंबर पर तो आती हैं ये उर्सुला वॉन की बात करें, उर्सुला वॉन डोर, ये तो पहले नंबर की हैं। और ये किसकी हेड है, तो भाई ये यूरोपियन यूनियन है ना, यूरोपियन यूनियन, इसकी ये हेड है, ठीक है। इतनी बात ध्यान में रखेंगे। अब बात आती है भारत की, तो भाई भारत की जो महिला है, भारत की पहली महिला 20 इसमें इस लिस्ट में 28वें नंबर पर आती हैं पहली महिला, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण। कौन है, ये हैं आपकी निर्मला सीतारमण की बात करें तो ये आती हैं, ठीक है, जो हमारी वित्त मंत्री हैं। इसके बाद में जो आती हैं एक 81 नंबर पर आती हैं, और 81 नंबर पे जो आती हैं इनका नाम है रोशनी नादर, ये हैं 81 नंबर पर रोशनी नादर, ठीक है, इनका नाम है रोशनी नादर। और रोशनी नादर की बात करूं तो ये कौन है, आपको पता होगा, जो HAL है इसकी हेड हो जाएंगी HCL की, ठीक है। अब इसके बाद में एक और महिला है, ये है 82 नंबर पर आती हैं, और ये हैं किरण मजूमदार। ये कौन है, ये हैं आपकी किरण मजूमदार, ठीक है। तो भाई ये आती हैं आपकी किरण मजूमदार की अगर बात करी जाए तो ये हैं आपकी किरण मजूमदार। और किरण मजूमदार का आपको पता ही होगा, जो किरण मजूमदार हैं इनका आपको पता होगा, ये कौन है किरण मजूमदार, तो ये बायोकॉन कंपनी की हेड है ना, ये आती हैं आपकी किरण मजूमदार, ठीक है, बायोकॉन कंपनी की।
तो ये तीनों महिलाएं हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं, उपरोक्त सभी। ठीक है, पहले नंबर पे पूछेगा, उसके बाद में आपसे इंडिया। तो ये टॉप 100 में भारतीय महिलाएं 3 हैं जो शामिल हैं और बाकी बाहर। ठीक है, चलिए तो आप यहाँ पे देखेंगे ये आई हैं हमारी पहले नंबर पर, वित्त मंत्री हैं जो हमारे 28 नंबर पर हैं पूरे विश्व में शक्तिशाली महिलाओं में। चलिए आगे बात करते हैं अगले सवाल को लेकर के। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 5। हाल ही में चक्रवात चीडो है, एक चक्रवात है जिसका नाम है चक्रवात चीडो। ये इससे जो है तवा हुआ एक मायोट द्वीप है। मतलब ये चक्रवात, इसके इतनी ज़्यादा स्पीड थी, ये इतना ज़्यादा खतरनाक था कि मायोट एक द्वीप है, इस मायोट द्वीप पर जितनी जनसंख्या थी, जो भी था, उसको पूरे तरीके से तबाह कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया है। वहाँ पे लोग जिंदा नहीं है कोई भी, बाकी कुछ की डेड बॉडी निकली है, कुछ भी है, बट वहाँ पे अब मतलब ये पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। चक्रवात ने मायोट द्वीप को बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। तो ये द्वीप कहाँ पर है? भूमध्य सागर में है, हिंद महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है या दक्षिणी चीन सागर में है। चलिए बात कर रहे हैं भाई हम यहाँ पे मायोट द्वीप की। तो ये आपसे पूछा जाएगा मायोट द्वीप। ठीक है, जो मायोट द्वीप है अगर इसकी बात करी जाए तो पहली बात तो ये है कि जो मायोट द्वीप है ये है कहाँ? तो भाई ये है हिंद महासागर में। कहाँ पर है? ये है हिंद महासागर में। ठीक है, हिंद महासागर में है। दूसरी बात है कि इस मायोट द्वीप पर अधिकार किस देश का है? अगर अधिकार देश पूछा जाए तो भाई अधिकार देश कौन सा है? ये हो जाएगा फ्रांस। तो इस पर अधिकार है आपके फ्रांस देश का। ठीक है, अब दूसरी बात ये आती है कि जो ये चक्रवात था ये इतना तेज था, चीडो चक्रवात, तो भाई किससे तबाह हुआ है ये जो इस पर जो प्रभाव पड़ा है, तो आपसे पूछेगा भाई इस पर प्रभाव किससे पड़ा है? तो ये चक्रवात है, और इस चक्रवात का नाम की बात करें तो ये जो चक्रवात है चक्रवात चीडो। ठीक है, इससे प्रभाव पड़ा है। तो इसकी लगभग स्पीड कितनी थी? अगर स्पीड की तो ये कितनी तेज रफ्तार से आया था? 200 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी लगभग स्पीड थी। इतनी स्पीड से आया और इसने इसे पूरे तरीके से तबाह कर दिया। तो ये मायोट द्वीप कहाँ पर है? हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में है, और इस पर अधिकार फ्रांस का है। ठीक है, आप देखेंगे कि जो मायोट द्वीप है आपको इतना छोटा सा, ये मेडागास्कर द्वीप है जो आपको, ये इधर अफ्रीका है ना, इस इधर आपको इतना बड़ा है अगर बात करें अफ्रीका की, और इधर आप देखेंगे यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे काफ़ी बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। और मेडागास्कर के ऊपर बात करें हिंद महासागर में छोटा सा एक द्वीप है जिसका नाम है मायोट, और ये मायोट द्वीप है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। ठीक है, साइक्लोन से, इससे। चलिए आगे बात करते हैं, पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। अगला सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है सिलिनेक्स 2024 प्रारंभ किया है? तो भाई ये एक्सरसाइज किसके बीच हुई है? मालदीव, भारत मालदीव के साथ, भारत नेपाल, भारत श्रीलंका, भारत बांग्लादेश। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एक्सरसाइज की जिसका नाम है सिलिनेक्स। ठीक है, इस सिलिनेक्स एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, और ये जो सिलिनेक्स एक्सरसाइज है ये है 2024 की एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए अब इस सिलिनेक्स एक्सरसाइज की बात करें तो भाई इसमें यह होती किस किस के बीच है? तो यहाँ पे अगर देशों की बात करें किन देशों के बीच हुई है, तो भाई ये भारत है, और भारत के साथ में एक है श्रीलंका, और कौन सा देश है? ये है आपका श्रीलंका। ठीक है, इन दोनों देशों के बीच में एक्सरसाइज होती है। दूसरी बात है कि इसको होस्ट कहाँ किया गया है? अगर इसको होस्ट करने की बात करें तो ये विशाखापत्तनम में होस्ट की गई है। कहाँ? जो विशाखापत्तनम है, इस विशाखापत्तनम में इसको जो है होस्ट किया गया है। तीसरी बात, इसमें किस जहाज ने भाग लिया है? अगर आपसे पूछें भाई कौन सा जहाज था इसमें जिसने भाग लिया है, तो कौन सा जहाज है? ये है INS सुमित्रा जहाज। इस एक्सरसाइज में INS सुमित्रा जहाज जो है इसने भाग लिया है। ठीक है, सुमित्रा जहाज ने भाग लिया है, इस जहाज ने भाग लिया है। अब आपसे एक सवाल और है कि भाई यहाँ पे अगर बात करें श्रीलंका है, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे? श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन होंगे? आपको इतना सा पता होना चाहिए। कौन हो जाएंगे यहाँ पे? अनुरा कुमार। क्या नाम है इनका? नाम है अनुरा कुमार। ठीक है, अनुरा कुमार दिसानायका, इनका नाम हो जाएगा अनुरा कुमार दिसानायका। अब एक बात और बताओ, एक एक्सरसाइज है इंपॉर्टेंट लगाएंगे यहाँ पे, और एक एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति। ये किस देशों के बीच होती है? एक एक्सरसाइज है मित्र शक्ति। अगर इसकी बात करें
तो ये भी आपकी इंडिया के साथ में, इंडिया प्लस श्रीलंका, इनके बीच में एक्सरसाइज होती है, ठीक है। भारत प्लस श्रीलंका के बीच में होती है ये वाली एक्सरसाइज। तो भाई सिलेनेक्स किन के बीच में हुई है, ये हुई है भारत प्लस श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज हुई है, ठीक है। चलिए नेवी की एक्सरसाइज है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है कि हाल ही में 96 गेंदों में सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने का रिकॉर्ड किसने अपने नाम बनाया है। तो 96 गेंदों में सबसे तेज शतक लगाया है, ये नेट साइबर बंट ने लगाया है, मैन लैनिंग ने, या फिर सैफाली वर्मा ने, या सोफी डिवाइन ने। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो सबसे तेज शतक की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि भाई वह कौन है जिन्होंने सबसे तेज टेस्ट शतक लगाया है। तो सबसे तेज टेस्ट शतक लगाने वालों की हम बात कर रहे हैं, ये कौन है। पहली बात तो इन्होंने कितनी गेंदों में लगाया है, तो भाई इन्होंने इनका कितना तेज लगाया है इन्होंने, तो इन्होंने 96 गेंदों में जो है ये लगाया है, ठीक है। इनका 96 गेंदों में। दूसरी बात है कौन भाई इतना तेज शतक लगाने वाली है, तो इनकी बात करें, पहली बात तो ये महिला है, फीमेल है ये, ठीक है, फीमेल है, और इनका नाम है नेट साइबर ब्रंट। कौन है ये है आपकी नेट साइबर ब्रंट की बात करें तो ये है नेट साइबर ब्रंट, यानी कि ये ऑप्शन है नेट साइबर ब्रंट है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि भाई ये कहाँ की रहने वाली हैं, अगर इनकी बात करें तो ये कहाँ की रहने वाली हैं, ये हैं आपकी इंग्लैंड की रहने वाली। कहाँ की हैं ये भाई, इनका संबंध है इंग्लैंड से, ठीक है। चलिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और यहाँ पे अगर नेट साइबर ब्रंट की बात करें तो ये है आपकी नेट साइबर ब्रंट, ठीक है। कितनी गेंदें यूज़ करी भैया इन्होंने, 96 गेंदें यूज़ करी हैं। सबसे तेज टेस्ट शतक लगाया है, फीमेल है, नेट साइबर ब्रंट नाम है, इंग्लैंड की रहने वाली है। अगला सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि हाल ही में ब्रिटिश सुरक्षा, देखो ब्रिटिश सुरक्षा परिषद जो है इसकी बात कर रहे हैं। ब्रिटिश सुरक्षा परिषद जो है इससे प्रतिष्ठित एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर की बात करें तो ये किसको मिला ये पुरस्कार, होयसल मंदिर कर्नाटक को मिला है, चराईदेव मोइदम असम को मिला है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल को मिला है, राम मंदिर उत्तर प्रदेश को मिला है। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए यहाँ पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड की, किसकी बात कर रहे हैं, ये बात हो रही है यहाँ पे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर अवार्ड की, ठीक है। तो ये ऑनर अवार्ड है, इसकी बात कर रहे हैं। दूसरी बात यह है इसका संबंध किससे, ये अवार्ड दिया क्यों जाता है, इसका संबंध, इस अवार्ड का संबंध किससे होगा। तो इस अवार्ड का संबंध होगा कि भाई ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है सुरक्षा प्रबंधन इमारत को, कि किस इमारत में कितनी अच्छी सुरक्षा है। तो ये जो है आपका अवार्ड दिया जाता है सुरक्षा प्रबंधन इमारत को, ठीक है, प्रबंधन इमारत को, किस इमारत में बहुत अच्छी सुरक्षा है। तो भाई इस अवार्ड के विजेता कौन बने हैं, अगर इनके विजेता की बात करें तो ये बना है आपका राम मंदिर। कौन बना है, इस अवार्ड का विजेता है राम मंदिर, ठीक है। चलिए अब देखो राम मंदिर की बात करें, अच्छा दिया किसने है वो भी तो पूछेगा कि दिया कौन है, किसके द्वारा, यहाँ पे देता कौन है। तो भाई दिया किसके द्वारा है, तो ये ब्रिटिश सुरक्षा परिषद के द्वारा दिया गया है, यानी कि जो ब्रिटेन है इस ब्रिटेन के द्वारा ब्रिटिश सुरक्षा परिषद ने इसको दिया है। अब बात आती है, चलिए राम मंदिर की बात कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी आपसे पूछेगा इस राम मंदिर के बारे में। पहली बात तो ये राम मंदिर कहाँ है, उत्तर प्रदेश अयोध्या में है, ठीक है, ये तो आप सभी को पता है। चलिए, और अगर इसके यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा की बात करें तो 22 जनवरी 2024 को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, ये भी पता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल बनता है कि जी जो मूर्ति बनाने वाले थे, यानी कि मैं बात करूँ यहाँ पे मूर्ति वास्तुकार, आपसे पूछा जाएगा कि मूर्ति वास्तुकार कौन थे। और एक सवाल पूछा जाएगा आपसे मंदिर के वास्तुकार कौन थे, मंदिर बनाने वाले और थे, मंदिर वास्तुकार कौन थे, है ना, मंदिर वास्तुकार कौन थे, मूर्ति वास्तुकार। और ये किस शैली में बना है ये भी आपसे पूछेगा कि भाई ये मंदिर किस शैली में बना है। चलिए कुछ सवाल हैं। सबसे पहली बात करें यहाँ पे कि भाई मूर्ति बनाने वाले कौन थे, मूर्ति वास्तुकार कौन थे, अरुण योगीराज इनका नाम है, अरुण योगीराज हैं ये, ठीक है। अरुण योगीराज की बात करें तो ये तो है मूर्ति वास्तुकार। दूसरी बात आती है कि भाई मंदिर बनाने वाले कौन थे, तो ये है श्री चंद्रकांत सोमपुरा, इनका नाम है श्री
चंद्रकांत सोमपुरा हैं ये, ठीक है, श्री चंद्रकांत सोमपुरा हैं, इनके द्वारा भाई ये मंदिर बनाया गया। तीसरी बात आती है कि किस शैली में बनाया गया है, तो ये नागर शैली में बनाया गया है। किसमें? नागर शैली में बनाया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आप जो रामलला की मूर्ति है, बिल्कुल। अगला सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया गया? 15, 16, 17, 18 दिसंबर कब मनाया गया? चलिए बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की, इंटरनेशनल माइग्रेंट डे की। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 2024 की बात कर रहे हैं। चलिए सबसे पहली बात तो भाई यहाँ पे अगर बात करें तो ये मनाया कब गया, तो कब मनाया गया भाई, सेलिब्रेट कब किया गया है? 18 दिसंबर को सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। 18 दिसंबर 2024 को सेलिब्रेट किया गया। अब दूसरी बात आती है कि भाई इसकी थीम क्या रही है। अगर इसकी बात करें तो भाई इसकी थीम क्या रही है, हाँ इसकी थीम क्या रही है, चलिए बात करते हैं कि इसकी थीम क्या रही है। अगर थीम की बात करें तो थीम क्या है इसकी? प्रवासियों के योगदान का सम्मान। क्या है थीम? प्रवासियों के योगदान का सम्मान, ठीक है, ये भाई इसकी थीम रही है। अब आपसे पूछें कि यहाँ पे जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस है इसकी स्थापना कब होती, कब से बनाना शुरू करा है इसको? 2000 से हमने इसको सेलिब्रेट करना शुरू करा है, ठीक है। चलिए एक बात बताएंगे यहाँ पे, आज ही 18 दिसंबर को और अल्पसंख्यक मताधिकार दिवस भी मनाया जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। आंसर होगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बात करते हैं और आज के लास्ट सवाल पे। आज का लास्ट सवाल है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लेने की घोषणा करने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है आर अश्विन। इन आर अश्विन का संबंध किससे होगा? शतरंज के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन के, टेनिस के, क्रिकेट के। चलिए बात हो रही है यहाँ पे आर अश्विन की। अगर आर अश्विन की बात करें तो जो आर अश्विन है इनकी बात करी जाए, पहली बात तो ये ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। क्या है ये भाई? ये हैं आपके ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं ये, ठीक है। इनका संबंध किससे है? तो भाई ये हैं क्रिकेटर से, क्रिकेटर हैं ये, ठीक है, क्रिकेटर हैं ये। दूसरी बात है कि भाई इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा करी है, ठीक है, संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा करी है। दूसरी बात, इन्होंने डेब्यू मैच कब किया था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इन्होंने 2011 में डेब्यू मैच किया था और किसके खिलाफ? वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया था, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ किया था इन्होंने, ये भी आपको ध्यान रखना है। और एक इनकी ऑटोबायोग्राफी आपको ध्यान में रखनी है। इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो ये आपको ध्यान में रखनी है। द हैव, यहाँ पे आई हैव द स्ट्रीट इनकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। आई हैव द स्ट्रीट जो है इनकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, स्ट्रीट, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी, ठीक है। तो भाई इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है क्रिकेट से। तो ये आप देखेंगे यहाँ पे, ये हैं आर अश्विन। चलिए इनके बारे में भी ध्यान रखेंगे। फिलहाल आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, बाकी चीज़ें हम कल देखने वाले हैं। और उम्मीद है कि आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई है। चलिए पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और भाई क्लास को लाइक ज़रूर कर देंगे। बाकी चीज़ें देखते हैं कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।